नमस्कार दोस्तों, शाम के 7 बज चुके हैं और यूपी तक पर वक्त है मुद्दे की बात का। और आज मुद्दे की बात है जातीय जनगणना। बिहार सरकार ने दरअसल जाति जनगणना के आंकड़े जो पिछले कई महीनों से वो इकट्ठा कर रही थी, आज जारी कर दिए हैं। और ये आंकड़े जारी होने के बाद उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश की राजनीति में जैसे एक तूफान सा आ गया है। हालांकि जो आंकड़े जारी किए गए हैं उनमें किसी भी जाति का या धर्म का कोई आंकड़ा ऐसा नहीं है जो जनरल परसेप्शन से बहुत ज़्यादा उलट हो, लेकिन फिर भी ये आंकड़े जारी होने के बाद खास तौर पर विपक्षी पार्टियों ने बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है। बीजेपी की तरफ से कमोबेश अभी तक इस मुद्दे पर चुप्पी है। जो बीजेपी का पिछला रुख है उसके बारे में हम अपने मेहमानों से बात करेंगे और आपको उसके बारे में विस्तार से बताएंगे। लेकिन अब ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि बिहार ने चूंकि जाति जनगणना का जिन बोतल से निकाल दिया है, तो क्या अब ये आग देश के बाकी राज्यों में भी फैलेगी? आग बीजेपी के नजरिए से है और इसकी तपिश क्या 2024 के लोकसभा चुनावों में महसूस की जाएगी? हम चूंकि बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां सबसे ज्यादा बिहार से सटा होने की वजह से भी और 80 सीटों की वजह से जहां इसका सबसे ज्यादा असर होने की उम्मीद जताई जा रही है, आसार जताए जा रहे हैं। तो जातीय जनगणना के आंकड़े जैसे ही बिहार सरकार ने जारी किए, उसके कुछ ही घंटों बाद अखिलेश यादव ने एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया। आपको अपनी स्क्रीन पर वो ट्वीट नज़र आएगा और सीधा सीधा अखिलेश यादव का ये कहना था कि जातीय जनगणना के आंकड़े जारी होने से ये संघर्ष 85 और 15 का नहीं, 85 और 15 बार बार ये एक टर्मिनोलॉजी है जो तमाम पॉलिटिशियंस हमारे यूज़ करते हैं, उनका नहीं रह जाएगा, बल्कि ये सहयोग के नए रास्ते खोलेगा और जो सबके हक के हिमायती हैं वो इसका समर्थन भी करते हैं। कुल मिलाकर एक लंबा ट्वीट अखिलेश यादव ने किया जिसका लब्बो लबाब ये है कि अब ये निश्चित हो गया है कि जातीय जनगणना देश की तरक्की का रास्ता है और पीडीए यानी अखिलेश यादव का जो चुनावी नारा है पीडीए, वो ही भविष्य की राजनीति की दिशा तय करेगा। इसके अलावा राहुल गांधी भी साफ तौर पर खुलकर सामने आए। राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया वो और सीधा स्ट्रेट है। सीधा इसलिए कि उन्होंने कहा कि बिहार की जातिगत जनगणना से पता चलता है कि वहां ओबीसी, दलित और आदिवासी, इन तीनों को मिला दिया जाए तो इनका आंकड़ा 84% है। जी हां, ओबीसी प्लस आदिवासी प्लस दलित 84% है, 100 में से 84। राहुल गांधी ने अपनी पुरानी बात फिर दोहराई कि केंद्र सरकार के 90 सचिव में सिर्फ 3 ओबीसी हैं जो भारत का मात्र 5% बजट संभालते हैं। इसलिए भारत के जातिगत आंकड़े जानना जरूरी है। जितनी आबादी उतना हक, ये हमारा प्रण है। ये बात कही राहुल गांधी ने और जाहिर तौर पर जब राहुल गांधी ने कही तो कांग्रेस के तमाम नेताओं ने इस बात को अपने अपने शब्दों में दोहराते हुए बीजेपी पर और केंद्र सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। लेकिन क्या वाकई बीजेपी पर कोई दबाव बनता है? 2024 में इसका कोई असर होता है? ये जानने समझने के लिए हमने बात की सीएसडीएस के प्रोफेसर संजय कुमार से, जो देश के जाने माने सेफोलॉजिस्ट हैं और चुनाव की राजनीति के देश के जाने माने विश्लेषक हैं। देखिए संजय कुमार ने क्या कहा। जैसा मैंने कहा, बीजेपी कहीं ना कहीं 2 कदम पीछे हटने की कोशिश करती है इस पर, लेकिन तमाम रीजनल पार्टियां इस पर फ्रंट फुट पर खेल रही हैं। पहले भी उन्होंने बीजेपी पर दबाव बनाने की कोशिश की थी और अब जब ये नंबर्स आ गए हैं, जब आंकड़े आ गए हैं, तो मुझे लगता है कि क्रिकेट की भाषा में अगर कहूँ तो पिच तैयार है और वो फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। बीजेपी पर दबाव बनाएंगे और जनता के बीच में संदेश ले जाने की कोशिश करेंगे कि भाई बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो ओबीसी के हितों की अनदेखी कर रही है। तो फ्रंट फुट पर खेलने का पूरा मौका है विपक्षी पार्टियों को। देश भर में ऐसे सर्वेक्षण कराने की डिमांड होगी, सेंसस कराने की डिमांड होगी और बीजेपी को कहीं ना कहीं कटघरे में लाने की कोशिश की जाएगी। प्रोफेसर संजय कुमार साफ तौर पर कह रहे हैं कि इससे बीजेपी पर दबाव बढ़ेगा, क्योंकि ओबीसी के आंकड़े अगर जातीय जनगणना में ज़्यादा आते हैं या फिर जातीय विशेष जिन्हें कम महत्व मिल रहा है पॉलिसी मेकिंग में, उनके आंकड़ों में कुछ बदलाव अलग अलग राज्यों में आता है, तो वो बीजेपी पर दबाव बढ़ाएगा और उसका सीधा सीधा असर 2024 की
राजनीति पर, 2024 के लोकसभा चुनावों के नतीजों पर भी हो सकता है। लेकिन ज्यादा जरूरी था यह समझना कि बीजेपी के वो साथी उत्तर प्रदेश में जो हैं तो एनडीए का हिस्सा, लेकिन वो भी जाति जनगणना की सिफारिश करते रहे हैं, जैसे कि अपना दल, अनुप्रिया पटेल, वो क्या कहती हैं बिहार के जाति जनगणना के आंकड़े सामने आने के बाद। तो हमने अनुप्रिया पटेल से भी बात की। देखिए अनुप्रिया पटेल क्या कह रही हैं। मुझे बिहार की बात नहीं करनी है, आप मुझसे यूपी की बात करिए। देश में देखिए, अपना दल ने हमेशा जातीय जनगणना की वकालत की है और संसद में हमने अपनी पार्टी का स्पष्ट रूप से पक्ष रखा है कि हम जातीय जनगणना के पक्षधर हैं और जातीय जनगणना समय की मांग है। अपना दल जातीय जनगणना का पक्षधर है, ये बात मैं कितनी बार दोहराऊं, अभी तो बोला मैंने। तो आपने सुना कि अनुप्रिया पटेल, जो कि लंबे वक्त से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सहयोगी हैं, लोकसभा चुनावों में भी सहयोगी, यानी केंद्र में भी बीजेपी की सहयोगी हैं, वो ये कह रही हैं कि हम तो लगातार ये दोहराते हैं कि जातीय जनगणना जो है वो करवाई जानी चाहिए। मैं आपको ये बता दूं दोस्तों कि हाल ही में अगस्त महीने में जब यूपी की विधानसभा का सत्र हुआ था, तो वहां पर समाजवादी पार्टी के एक विधायक के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर यह कहा था कि हम जातीय जनगणना नहीं करवाने वाले, और उसके पक्ष में, अपनी बात के पक्ष में उन्होंने कई तरह के तर्क दिए थे। यानी बीजेपी इस जातीय जनगणना को नहीं करवाना चाहती और वो बार बार ये दोहराती रही है। बीजेपी के अलग अलग नेता क्या तर्क देते हैं हम उस पर भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल जातीय जनगणना के इस खुले पिटारे का उत्तर प्रदेश की राजनीति पर 2024 में क्या असर होगा, देश की राजनीति पर क्या असर होगा, ये समझने के लिए हमारे साथ आज जो मेहमान मौजूद हैं उनमें शामिल हैं प्रयागराज से अनुपम मिश्रा जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, लगातार आप उन्हें हमारे इस शो में देखते हैं। साथ ही लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं दैनिक भास्कर के उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ और वरिष्ठ पत्रकार विजय उपाध्याय, और साथ ही लखनऊ से हमारे साथ हैं हमारे एडिटर कुमार अभिषेक। सबसे पहले विजय उपाध्याय जी, काफ़ी दिन बाद चूंकि आज आप हमारे शो में आए हैं, तो सबसे पहला जवाब मैं आप ही से लेना चाहूँगा। अब ये जातीय जनगणना का पिटारा तो खोल दिया है नीतीश कुमार ने, और उसके बाद से अभी मुझे लगता है कि 5-6 घंटे हुए हैं, और 5-6 घंटों में ही जिस तरह से हम इसकी गूंज देख रहे हैं, ट्विटर पर लगातार हैशटैग कास्ट सेंसस ट्रेंड कर रहा है, यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर इसकी धूम है। आप 2024 के लोकसभा चुनाव में जातीय जनगणना के इस मुद्दे का उत्तर प्रदेश की राजनीति पर क्या असर देखते हैं? देखिए, ये बहुत ही रोचक है, और जातीय जनगणना की जो रिपोर्ट आई है वो ऑलमोस्ट 1931 की जो जनगणना है कुछ उससे मिलती जुलती, और जो परसेप्शन था, जो अंदाजा लोगों को था, करीब करीब उसी के आसपास है। दबदबा सबसे बड़ी जाति जो यादव समाज है उसका है, और ये दबदबा साबित हो गया। अब इस दबदबे के पैरेलल इन जो छोटी आबादी वाली जातियां हैं, इनकी रणनीति क्या होगी? ये क्या एक बड़ी जाति को छाता समझकर उसके नीचे इकट्ठा होंगी, या फिर अपना ठौर ठिकाना ढूंढेंगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। मेरा ऐसा मानना है कि ये जो जातीय जनगणना है सभी राज्यों में करा देना चाहिए, और इससे कुछ चीजें साफ हो जाएंगी। और इसमें ये जो नैरेटिव गढ़ा जा रहा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, ये नैरेटिव बहुत गड़बड़ है, बहुत गलत है, और उन वंचित तबकों के खिलाफ है, और मंडल की बुनियादी सिद्धांत के खिलाफ है, सामाजिक न्याय के बुनियादी सिद्धांत के खिलाफ है कि जो राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उनको हक मिलना चाहिए, न कि उनको मिलना चाहिए जो जिनकी संख्या ज्यादा है। संख्या कभी आधार नहीं रही है। ना तो दलितों को आरक्षण देते समय संविधान में जो दिया गया शेड्यूल बनाकर, और ना मंडल ने ओबीसी में जो आरक्षण दिया उसमें इसको आधार बनाया। जो लोग ये आधार बना रहे हैं, दरअसल वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं और बीजेपी को मजबूत कर रहे हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि अति पिछड़ी जातियों की गोलबंदी बीजेपी के साथ है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछड़े वर्ग से हैं। तो जो पिछड़ा है, और किसी ऐसे पिछड़ी जात से नहीं है जिसकी आबादी ज्यादा हो, इसलिए उनके प्रति कोई दुराग्रह अति पिछड़ी जातियों का, यानी कम संख्या वाली जातियों का नहीं होगा।
मेरा ऐसा मानना है जितनी ज्यादा जनगणना की रिपोर्ट आएगी उतना ज्यादा मोदी मजबूत होंगे। और ये अति पिछड़ों की जो मानसिक स्थिति है, जो उनकी आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक, राजनीतिक भागीदारी की ललक है, और जिस तरह से उनको केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है, मुझे लगता है ये उधर शिफ्ट हो जाएगा। और ये नुकसानदायक साबित होगा उन लोगों के लिए जो बहुत ज्यादा प्रचारित कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इसको लेके मुद्दा बना रहे हैं। इतिहास इस बात का गवाह है कि जिन लोगों ने इस तरह के काम किए, चाहे वो बीपी सिंह हो या दूसरे कोई नेता लोग हो, एक दौर तक तो बीपी सिंह को तो कोई फायदा हुआ नहीं, पिछड़े नेताओं को फायदा हुआ, तो पिछड़ों में जो सबसे बड़ी जातियां थी उनको फायदा हुआ। और ये बात तो अब साबित हो गई। इसीलिए तो पिछड़ों के आरक्षण को अलग करने की मांग हो रही है उत्तर प्रदेश में। वहां कर्पूरी ठाकुर फार्मूला लागू है, बिहार में तो वहां एक अलग स्थिति है। लेकिन इसके बावजूद कि छोटी कम संख्या वाली जातियों की गोलबंदी वहां बढ़ेगी और इसका असर उत्तर प्रदेश में भी पड़ेगा। जी विजय जी, मैं आपसे अपने दूसरे मेहमानों से एक एक प्रतिक्रिया लेता हूं, फिर मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा। मजबूत होंगे इस आंकड़े के सामने आने के बाद, तो फिर बीजेपी इससे करनी क्यों काटती है। लेकिन पहले अनुपम जी, पहले सीधा सवाल, बुनियादी सवाल आपसे कि जातीय जनगणना के आंकड़े तो सामने आ गए हैं, वो तो बिहार के हैं, लेकिन एक अब इसकी मांग पूरे देश में शुरू हो गई है, खासतौर पर विपक्ष ने और बीजेपी की कई सहयोगी पार्टियों ने भी इसकी मांग को जोर शोर से शुरू किया है। तो 2024 के लोकसभा चुनावों पर उत्तर प्रदेश की राजनीति पर इसका क्या असर देखते हैं आप? अनुपम जी। देखें नीरज जी, असर तो है ही। आप 2014 में देखें, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली सरकार बनाते हैं, तो सीएसडीएस के डेटा बताता है कि 31% पिछड़ा वोट उनको मिला। और जो रीजनल पार्टीज हैं देश भर में, उन्होंने 34% पिछड़ों के वोट गैदर किए। लेकिन जब 2019 में सरकार बनाते हैं दोबारा नरेंद्र मोदी, तो 31% से अपना पिछड़ा वोट परसेंटेज बढ़ा के 44% कर देते हैं। और जो रीजनल पार्टीज हैं उनका ओबीसी वोट बैंक घट के 26% रह जाता है। तो जाहिर सी बात है कि बहुत हैविली डिपेंडेंट है बीजेपी ओबीसी पे। और प्रधानमंत्री अपने आप को पिछड़ा वर्ग का बता के प्रचारित करते हैं। उन्होंने पिछड़ा वर्ग आयोग को मान्यता दिलाई और संवैधानिक मान्यता दिलाई। और आप अगर उनके सांसदों को देखें तो सब करीब 37% सांसद उनके पिछड़े वर्ग से आते हैं, ये बात सच है। लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टियों का आप जिक्र कर रहे हैं नीरज जी, और खास तौर से भी आपने अपना दल की बात करी। अब देखिए, कोई भी पार्टी, यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी भी, जो ओबीसी जाति जनगणना कराने से इतराज कर रही है या कतरा रही है, आपने देखा था राजनाथ सिंह ने बीच में बयान दिया था कि नहीं साहब हम कराएंगे, तो सीधे सीधे मना करना तो है बड़ा मुश्किल। लेकिन जहां तक अपना दल का सवाल है, जो टोटली कुर्मी वोट पे आपने देखा है डिपेंडेंट है, उनके कोई और बहुत वोट बैंक है नहीं। तो अगर आप ये नीतीश का जो इन्होंने जातिगत जनगणना, मैं इसको नहीं कहता हूं क्योंकि जनगणना कराने का अधिकार राज्यों के पास है ही नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ केंद्र के पास है। तो इसीलिए कोर्ट में इसको नीतीश सरकार ने जाति सर्वे कहा, जातिगत सर्वे कहा। तो ये जो जिनका जो जातिगत सर्वे है, ये कहीं ना कहीं देखिए नीतीश पे बहुत भारी पड़ गया। भाई 14 से ज्यादा % आपको यादव नजर आ रहे हैं, और खुद उनका जो कुर्मी समाज है जिससे नीतीश आते हैं, वो ब्राह्मणों से कम है, राजपूतों से कम है, भूमियारों से कम है, यहाँ तक कि मुसहरों से कम है। उसी मुसहर समाज जिससे निकाल के वो जीतन राम मांझी को लाए थे, 9 महीने का मुख्यमंत्री बनाए थे, आदर्शवादी राजनीति का जो उन्होंने एक 9 महीने का खेल खेला था। तो आप उनको समझ में आ रहा। अब देखिए आज की तारीख में इस जनगणना के बाद क्या हालत, इसके पहले क्या हालत, इसके पहले यह हालत थी कि लोकसभा में एक भी सांसद न रखने वाली लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल पहले से नीतीश कुमार पे, इंडी गठबंधन पे, इंडिया में हावी थी। अब आप सोचिए वो किस कदर हावी हो जाएंगे कि ये 7वीं बड़ी पार्टी है नीतीश कुमार की, 16 सांसद लेके। लेकिन अब आप देखें इसके बाद क्या होगा। नीतीश कुमार इसमें लालू यादव से कैसे नेगोशिएट करेंगे। या साहब हमारे पास 14.5% यादवों की वोट बैंक है, और आपकी जो वोट बैंक है वो तो इतनी कम है कि वो ब्राह्मणों से कम है, भूमियारों से कम है, राजपूतों से कम है, मुसहरों तक से कम है, मुश्किल से 2.8% है। तो ऐसे में नीतीश कुमार कहीं ना कहीं अपने गेम में फंस गए। इसी का अगर आप पैरेलल उत्तर प्रदेश में देखें, तो जो ये अपना दल है, जिसको मैं बार बार कह रहा हूं कि मूलतः कुर्मियों की पार्टी है, और
भारतीय जनता पार्टी के साथ जब इनका एक अलायंस हो जाता है, जब ये एनडीए का हिस्सा बन जाते हैं, तो काफी सफल अलायंस होता है। भाजपा को एक कुर्मी वोट मिल जाते हैं और अपना दल को बाकी जो भाजपा के वोट है वो ट्रांसफर हो जाते हैं। परंतु ऐसे में वो ठीक है, वो कह रही हैं, अनुप्रिया पटेल पहले भी कहती रही हैं, लेकिन ये एक दुधारी तलवार साबित हो रहा है नीरज भाई। आपकी आवाज जी हमारे साथ कुमार शेख जी भी हैं। एक फौरी टिप्पणी आपके भी पहले इस पर ले लें कि आपके पास तो बिहार की भी सियासत को कवर करने का व्यापक अनुभव है, तो एक सवाल ये जरूर बनता है कि बिहार में जब आज जातिगत जनगणना के आंकड़े नीतीश सरकार ने जारी कर दिए हैं और यूपी से जिस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, पहले अखिलेश यादव की, चंद्रशेखर आजाद ने भी ट्वीट कर दिया है, उन्होंने कहा है कि फौरन हम मांग करते हैं कि यूपी में न सिर्फ जातिगत जनगणना कराई जाए बल्कि इस जातिगत जाति के आधार पर जो आरक्षण मिले हैं उनका दायरा भी उस नई जनगणना के आंकड़ों के आधार पर बढ़ाया जाए। आपका पहला रिएक्शन क्या है कि ये आंकड़े जो जारी किए गए हैं 2024 के चुनावी एजेंडे में किसके खाके में फिट बैठ रहे हैं, इंडिया अलायंस के या एनडीए के? देखिए अमीश, अभी तुरंत कमेंट करना थोड़ी जल्दबाजी होगी कि आखिर ये किसको फायदा पहुंचाएंगे, लेकिन एक मुझे लगता है जो एक मिथक बन गया था कि जातिगत जनगणना आएगा तो इतना बड़ा बॉम्बशेल होगा कि बीजेपी को उड़ा ले जाएगा, मुझे लगता है कि यही मिथक टूट गया है। अगर आप देखें तो 60 के दशक से ही ये बात थी कि 85 और 15 का जो अगर देखा जाए तो नारा अब जो पिछड़ी जातियां हैं उनके जो नेता लगाते रहे। पहले से मालूम था कि 15% ही जो सामान्य जाति है वो है और 15% 85% जो है वो दलित, ओबीसी, माइनॉरिटीज इनकी तादाद है। तो मैं कह रहा हूं कि ये मिथ टूटा है या कई लोगों का भ्रम टूटा है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि लोगों को अंदाजा था कि 1931 की जनगणना के बाद अगर लगभग 100 साल के बाद जनगणना हो रही है तो बहुत कुछ ड्रास्टिक चेंज हो चुका होगा। यानी कि अगर आप देखें तो सारी जो जातियां हैं, चूंकि मैं बिहार से हूं तो हमें मालूम था कि बिहार में जब हम लोग जोड़ते थे कि भाई किस समीकरण में कौन कितना बैठता है, तो उसमें एक चीज जोड़ते थे हमेशा कि 14% यादव और 15-16% मुसलमान, करीब 30% का एक मोटा मोटी आंकड़ा लिया जाता। तो वो चीज और जबकि तमाम जातियां अपने को बढ़ा चढ़ा कर बताती थी, चाहे वो फॉरवर्ड की जातियां हो, ठाकुर, वहां ठाकुर, भूमिहार, ब्राह्मण, अगर कोई 3%, 3.25%, 3.5% निकल करके आए हैं तो सब ये क्लेम करते थे कि हम 7%, 8%, 9%, यादव 17%, 18% क्लेम करते थे। जो कुर्मी है वो वहां पर 5-7% क्लेम करते थे, जो कुशवाहा है वहां अपने को 8-9% क्लेम करते थे। तो मेरा मानना है कि इस जातिगत जनगणना के आंकड़ों ने सबों को जमीन पर ला दिया है, सबों को जमीन पर ला दिया है, कहने का मतलब सच्चाई से सबों को रूबरू करा दिया है। अब कोई ये नहीं कह पाएगा कि हमारी तादाद इतनी है। देखिए बिहार में जो यादव बिरादरी है वो हमेशा से उनकी तादाद सबसे ज्यादा रही, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और जैसा कि मैं बता रहा हूं कि पहले से जो 1931 की जनगणना थी उसके हिसाब से वो उस वक्त से ही आगे है। 12-12.5% माना जाता था, लेकिन अब अगर आप बिहार और झारखंड जब अलग हुआ, जब आप उसको देखेंगे, बाइफरकेट करके देखेंगे, डिटेल्स में जाएंगे तो बहुत ज्यादा अंतर तो नहीं दिखाई दिया है। अब एक बात यह है कि इसके जरिए एक ही चीज कोशिश होगी, वो ये कि भाई आने वाले समय में जो आरक्षण का दायरा है उसको बढ़ाया जाए, इसकी डिमांड होगी। ये बात होगी कि भाई बहुत सारे अगर आज 60% आरक्षण है, 50% प्लस 10% जो इसके दायरे को बड़ा किया जाए। अब ये लोगों के बीच में कितना हलचल मचाता है, कितना ये लोगों के साथ जुड़ता है कि नहीं है। जो 50% आज का आरक्षण है, 60% इसको बढ़ा करके 80% किया जाए, इस पर किस तरीके का लोगों में माहौल और दबाव बनता है ये तो अभी कहना मुश्किल है। लेकिन मेरा मानना है कि इस जातिगत जनगणना के आंकड़े के सार्वजनिक होने के साथ ही बहुत कुछ सेटल डाउन होने लगा है। और मेरा मानना है कि जैसे ही 1931 का जनगणना सामने आया, यानी कि अब इस बात को लोग मानेंगे कि जिसके पास अगर जातिगत जनगणना के आंकड़े हैं तो कमोवेश वही स्थिति होगी। ठीक है, मुस्लिम, अब इसका एक दूसरा पहलू भी देखिए, बिहार में अगर 1961 के जातिगत जनगणना के आंकड़ों में देखें तो 12.5% मुस्लिम है,
थे, जो कि अभी तकरीबन 17.5% के आसपास है। तो एक डिबेट वहां पर फिर हिंदू मुस्लिम वाली भी शुरू हो रही है कि भाई हिंदू बढ़ गए, हिंदू घट गए, मुस्लिम बढ़ गए। और टोटल में भी अगर आप देखें तो 82 पॉइंट कुछ था, जो कि घट करके 81% हो गए हैं। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि ओबीसी वर्सेस नॉन ओबीसी का ही एक नैरेटिव शुरू हो रहा है, हिंदू मुस्लिम का भी इसके साथ साथ जुड़ा हुआ होगा। और मुझे लगता है कि जो दूसरी पार्टियां, खास करके यूपी और दूसरे राज्यों के, वो उनको ओबीसी वर्सेज जो अगर सवर्ण वाला मामला है वो तो सूट कर रहा है, लेकिन फिर उनको हिंदू और मुसलमान सूट नहीं कर रहा। फिर उनको ये भी डर सताएगा कि ठीक है, जितना ध्रुवीकरण अगर ओबीसी और गैर ओबीसी को लेकर के, या दलित ओबीसी और गैर दलित ओबीसी को लेकर के एक नैरेटिव बनेगा, उतना ही हिंदू मुसलमान का भी बनेगा। तो ये तो बात जरूर है कि इस जो बात कही अभी अनुपम जी ने कि ये दोधारी तलवार है, और दोनों के लिए दोधारी तलवार साबित होगी। लेकिन ये बहुत अच्छा हुआ कि ये आंकड़ा सार्वजनिक हो गया, ये मेरा अपना पर्सनल मानना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों की जो अपने कंफ्यूजन थे वो दूर हो गए। अब उत्तर प्रदेश के लिहाज से अगर हम देखें तो क्या जिस तरीके के आज इस जनजातीय जनगणना के सामने आने के बाद जिस तरह के बयान आए हैं, क्या उसमें कोई बहुत ज्यादा उत्साह दिखाई देता है? मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा उत्साह इसमें दिखाई देता है। आप देखें नेताओं का, तो सबने, चूंकि सबको अपनी प्रतिक्रिया देनी है, सबको ट्वीट करना है, तो सबने एक एक ट्वीट किया है, लेकिन कोई ऐसा इसके भीतर इन प्रतिक्रियाओं में ऐसा नहीं दिख रहा कि लोगों को बहुत कुछ उस जातीय जनगणना से ऐसा मिल गया जो कि उनको आने वाले वक्त में उनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने जा रहा है। अगर आप फिर इसको बाइफरकेट करके देखेंगे तो भाई ये जातियां आज किसके साथ खड़ी हैं? अगर क्योंकि अब तो एक एक छोटी छोटी जातियों के आंकड़े आ गए ना, 0.3% से लेकर के 14% तक जिनकी जातियां हैं, सभी जातियां अपने को अपने उस माइक्रो लेवल पर देखेंगी तो ये सोच लेना कि पूरा का पूरा 85% एक तरफ हो जा रहा है और 15% एक तरफ हो जाएगा, मुझे ऐसा कतई नहीं लगता। अब ये सभी दलों के लिए बड़ी बड़ी एक चुनौती होने वाली है कि अब आप इनको संतुष्ट कैसे करेंगे, इनको साधेंगे कैसे। अगर जिस बात का जिक्र कर रहे थे तो मुझे लग रहा है कि ये आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में जातीय जनगणना की मांग रहेगी, बढ़ेगी, इस बात में भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक गुब्बारा जो बना हुआ था वो गुब्बारा थोड़ा सा फूटा है, ये हमको लग रहा है। बाकी विजय जी की मैं बात से इस मामले में जरूर सहमत हूं कि जो उन्होंने एक बात कही है कि ये जो जातिगत जनगणना है ये कोई ऐसा नहीं है कि ये एक पक्ष के लिए बहुत बड़ी खबर हो और दूसरों के लिए नुकसान की बात। नहीं तो फिर कुमार, मैं यही समझना चाहता हूँ कि फिर बीजेपी इससे कन्नी काट रही है और विपक्षी पार्टियां एकदम इसे लेकर दौड़ी चली जा रही हैं कि जैसे इसी के भरोसे वो जंग जीतेंगी। तो मतलब ऐसा क्यों है? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि जैसा कि आपने भी कहा कि छोटी छोटी जातियों के आंकड़े सामने आ गए हैं, भले ही बीजेपी को ओबीसी का बहुत वोट मिल रहा हो, लेकिन ऐसे आप आंकड़ों पे नजर डालें तो जैसे जब ये आंकड़े सामने आए तो मैंने देखा कि बिहार के लोगों में भूमिहार का आंकड़ा देखकर थोड़ा सा आश्चर्य था। 2.86 तकरीबन 2.9% भूमिहार है। अब मुसहर जो 3% है वो ये बात तो करेंगे ना ये आंकड़े देख के कि भैया ये आखिर इनकी संख्या तो हमसे कम है लेकिन इनका सामाजिक प्रभाव हमसे बहुत ज्यादा है। भले ही पहले से जानते थे लेकिन अब कागज पे आ गया है। मल्लाह तो ये बात करेंगे ना कि भाई भूमिहार तकरीबन हमारे बराबर है और इनका सामाजिक प्रभाव देखिए कहाँ का कहाँ है। कुर्मी भी ये बात करेंगे ना कि भाई इनका प्रभाव हमारे संख्या इनके हमारे बराबर है। और एक दूसरी बात जो इसका जवाब मैं अनुपम जी से भी लूंगा, जो अनुपम जी ने भी कही थी। कुमार, फिलहाल आपसे मैं जानना चाहता हूं कि नीतीश कुमार की जाति सिर्फ 3% के लगभग है, 2.8%, लेकिन उनकी तो गिनती ही मंडल के उन मुख्यमंत्रियों में होती है जो अपनी जाति के बाहर सामाजिक समीकरणों के बल पर राजनीति कर रहे हैं और 15 साल से सीएम है। उनकी तो तारीफ ही इस बात पर होती है कि उनकी जाति जो है वो 3% है बिहार में, इसके बावजूद वो इतने सालों से सीएम बने हुए हैं अपने सामाजिक समीकरणों के बल पे। दो अलग अलग सवाल है, माफी चाहता हूं। हाँ जी जी
नहीं, मेरा कहना है कि देखिए ओवर रिप्रेजेंटेशन जो है वो ऐसा तो है नहीं कि भाई अगर भूमिहार 3.25% है तो उनका ही ओवर रिप्रेजेंटेशन ज्यादा है। आप जो ओबीसी जातियां हैं, आप यादव अगर 14% हैं और अगर उनके विधायकों की संख्या उनके जीते हुए विधायकों में अगर आप देखें 20-22% आती है तो ओवर रिप्रेजेंटेशन वहां भी दिखाई देता है ना। कुर्मी बिरादरी अगर 3.25% है और उनके विधायकों की संख्या उनके परसेंटेज से ज्यादा है तो ये उसमें भी आता है। तो मेरा कहना है कि ये सबके लिए एक बुलबुले के फूटने जैसा है। अब और दूसरी बात ये भी है जो मैं कह रहा था कि सिर्फ जातियों के आधार पर, ठीक है, बीजेपी तो बैकफुट पर आएगी, मैं तो शुरू से कह रहा हूं, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि वो कम से कम एक चीज को वो काउंटर करना उसके लिए मुश्किल होगा, वो ये कि अगर ये जातियां अपने हक के लिए अपने रिजर्वेशन को बढ़ाने की मांग करती है तो इस पे बीजेपी एज ए पार्टी उसे बड़ी मुश्किल होगी इस बात को सार्वजनिक तौर पर कहने में, जबकि दूसरी पार्टियों को इसको कहने में बहुत दिक्कत नहीं होगी। ये अगर आप देखें उत्तर प्रदेश के लिहाज से भी अगर हम देखें तो मुझे लग रहा है कि है ना, बीजेपी के लिहाज से भी अगर हम देखें, जैसे कि आप कह रहे हैं कि भाई बीजेपी आखिर इसे लेकर बीजेपी में क्यों इस तरह का माहौल है कि वो इससे कन्नी काट रही है या बच रही है, तो निश्चित तौर पर आप मंडल का दौर भी देख लेना। मंडल के दौर में तो बीजेपी चुप थी और या कह ले विरोध में थी, लेकिन मंडल कमीशन लागू हुआ, जब फायदा उठाने की बारी आई तो बीजेपी ने कमंडल के भी आधार पर उठाया और उसके एक आध दशक के बाद वो सत्ता में भी आ गई। तो मेरा कहना है कि हम जो इस 85% बनाम 15% की बात लोग करते रहे हैं, तो ये 85% अब इन ब्लॉक 85% नहीं है। इसकी अब छोटी छोटी जातियों की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, वो अपना डेटा देख रहे हैं कि उनकी कितनी तादाद है, वो भी अपने लिए रिप्रेजेंटेशन ढूंढेंगे। और जो दल आज ये कह रहे हैं कि जातीय जनगणना के आधार पर जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी अगर कह रहे हैं तो उन्हें भी देना पड़ेगा। तो बहुत आसान सबके लिए नहीं है, मेरा कहना यह है। लेकिन इस मुद्दे पर बीजेपी बैकफुट पर इस वजह से रही है क्योंकि अब उसका जो वोट बैंक है ओबीसी के साथ साथ सबसे ज्यादा अगर सवर्णों की कोई पार्टी मानी जाती है तो बीजेपी है। सवर्णों के भीतर एक माहौल यह है कि अगर ये जातिगत जनगणना होता है तो ये 50% और 60% से ज्यादा बढ़कर आरक्षण होगा। ये एक माइंडसेट है, ये एक नैरेटिव है। बीजेपी को लगता है उसे इसे काउंटर करने में दिक्कत होगी। तो ऐसी तमाम वजह है जिसकी वजह से बीजेपी को लगता है कि वो बैकफुट पर होगी। लेकिन अगर कोई सोचे कि ओबीसी की चैंपियन अगर कोई दूसरी पार्टी बनना चाहे तो उसको बीजेपी से लड़ना होगा इस चीज के लिए। राहुल गांधी अगर आज ये बात कह रहे हैं कि भाई 85% और 15% की बातें एक तरीके से सामने आ गई हैं, तो राहुल गांधी के लिए बहुत आसान नहीं है, क्योंकि अगर वो पूरी तरीके से समावेशी राजनीति की बात करते हैं तो राहुल गांधी को भी ये जस्टिफिकेशन देना होगा। अब तो ओबीसी की बात सब कर रहे हैं, जितना खुले तौर पर राहुल गांधी कर रहे हैं, तो अब राहुल गांधी को लगता है कि उनको उनका वोट बैंक या वो पूरी तरीके से लगातार हारने के बाद उनके पास यही एक जरिया बचा है कि वो इस नए वोट बैंक को अपने साथ खींच सकें। देखिए अब इसमें आने वाले वक्त में होता क्या है। मुझे तो एक ही चीज लग रहा है कि ये जातिगत जनगणना जब सामने आ गई है तो सबकी सच्चाई सामने आ गई है और इसमें ऐसा नहीं है कि किसी एक दल को बहुत ज्यादा नुकसान होने जा रहा है, यानी कि बीजेपी जमीन पर आ जाएगी और दूसरे लोग अर्श पर पहुंच जाएंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि इनके इनर कॉन्ट्रडिक्शन भी बहुत ज्यादा है। अगर आप बिहार जनगणना की जातियों को देख लें तो नंबर 1 पर अगर यादव है तो दूसरे नंबर पर पासवान आ रहे हैं 5% से ज्यादा, तीसरे नंबर पर वहां पर जाटो बिरादरी आ रही है, वो भी लगभग 5% है, चौथे नंबर पर वहां पर आप देखें तो मुसहर बिरादरी आ रही है। मतलब अगर ओबीसी में यादव 14% आ रहे हैं तो लगभग 14% के आधार पर ये 3 बड़ी जातियां निकल करके सामने आई हैं। इनके अपने एस्पिरेशंस हैं, इनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। और अभी अनुपम जी कह भी रहे थे कि भाई अगर कुर्मी बिरादरी 3.25% है और मुसहर बिरादरी 3% से ज्यादा निकल करके आ रही है तो उनके बीच का भी तो क्लैश दिखाई देगा पॉलिटिकल। तो बड़ा आसान नहीं है नीरज, मुझे लगता है कि अभी धीमे धीमे इससे बहुत सारी बातें आएंगी, लेकिन ये एकदम से कह देना कि बीजेपी के लिए बॉम्बशेल है, मुझे ये नहीं लगता है। मुझे लगता है कि जो उम्मीद की गई थी कि बीजेपी के लिए बॉम्बशेल होगा वो नहीं हुआ, क्योंकि इस आंकड़े को लगभग सब लोग कई दशकों से मानते आए हैं, वही आंकड़ा सामने आया है। ऐसा नहीं है कि ये 15% से जो सामान्य बिरादरी है वो 15% से घट करके 5-7% पर आ गई हो, या फिर 10% जो इनकी 10-11% जो हिंदू सवर्ण बिरादरी है वो घट करके बहुत 5% पर आ गई हो। 1931 के जनगणना के मुताबिक करीब करीब 11% जो हिंदू सवर्ण थे
वो लगभग उसी के आसपास बने हुए हैं। तो बहुत ज्यादा अंतर मुझे नहीं लग रहा, लेकिन ठीक है, ये जनगणना होगी तो मुझे लगता है ये बेहतरी के लिए ही होगी। और अब अगर आरक्षण की बात उठाई जाएगी तो अब इसमें कोटा विद इन कोटा भी देखिएगा बहुत तेजी से मांग उठेगी, और इस पर सबसे ज्यादा जो नाराजगी होगी या सबसे ज्यादा जो किसी को रिजर्वेशन होगा, तो कोटा विद इन कोटा में उन जातियों को ज्यादा रिजर्वेशन होगा जो अभी कोटा के सबसे ज्यादा सुविधाएं उठा रहे हैं। नीरज जी, काफी महत्वपूर्ण बातें कही कुमार अक्षर जी आपने, जिस पर कई सारे सवाल। कुछ एक टिप्पणियां बड़ी महत्वपूर्ण है, जैसे चंद्रशेखर आजाद की टिप्पणी की, वो कह रहे हैं कि हम पूर्ण सामाजिक न्याय की अब मांग करते हैं कि देश भर में आप जातिगत जनगणना करो और हर सेक्टर में आप जो सामाजिक न्याय डिमांड करता है उस हिसाब से रिजर्वेशन दे दो। योगेंद्र यादव की टिप्पणी है जो कह रहे हैं कि अब तो जाकर पिटारा खुल गया, अब आप ये देखिए और ये पता करिए कि न्यायपालिका से लेकर विश्वविद्यालयों में नौकरियों की क्या स्थिति है, किस जाति का कितना प्रतिनिधित्व है। CSDS के प्रोफेसर संजय कुमार को भी हमने सुना कि उन्होंने दो महत्वपूर्ण बातें कही कि एक तो अब ये हर राज्य से मांग उठेगी इस तरह के जातिगत जनगणना के आंकड़े, जातिगत जनगणना करने और उनके आंकड़े सार्वजनिक करने की, और दूसरी मांग ये उठेगी कि अगर OBC का, जैसे बिहार का उदाहरण अगर हम ले लें, अब हमारे सामने आंकड़े हैं कि अगर OBC और महा पिछड़े जो हैं उनकी संख्या मिलाकर 63% है तो 27% आरक्षण कैसे? फिर तो उनका आरक्षण 63% होना चाहिए, तो 50% के दायरे से निकलकर आरक्षण की मांग होगी। क्या आपको नहीं लगता है कि पहले महिला आरक्षण बिल आया, उसमें आरक्षण को लेकर एक चर्चा शुरू हो गई, फिर ये जातिगत जनगणना का आंकड़ा आ गया, इसमें आरक्षण की चर्चा शुरू हो गई, और हम लोग हर बार ये पाते हैं कि जब जब आरक्षण का जिक्र होता है तो बीजेपी कहीं खुद को एक कवच में ओढ़ने की कोशिश करती है, बड़े साफ तरीके से सामने नहीं आती है। एक बार 2015 में बिहार में संघ प्रमुख ने कुछ कह दिया तो वो ऐसा मुद्दा बना कि मुझे लगता है कि उसके बाद बीजेपी दूध का जला छाछ फूंक कर पीने वाले पोजीशन में रहती है। क्या आपको लगता नहीं कि ठीक चुनाव से पहले एक बार फिर ऐसा आरक्षण का मुद्दा गरमाया है जो इन सवालों को लेकर बीजेपी को असहज बनाएगा? विद इन कोटा तो बात है, लेकिन आरक्षण के दायरे बढ़ाने के भी तो सवाल उठेंगे ना सर? विजय सर, आप म्यूट हैं। हाँ, देखिए, बहुत लंबा आपने सवाल पूछा, उसमें खुद काफी लंबा विश्लेषण आपका शामिल था। देखिए, ये जो योगेंद्र यादव और ये जो चंद्रशेखर आजाद, इन लोगों के जो कमेंट हैं, हमें लगता है कि इनको कुछ पता ही नहीं है कि वास्तव में हो क्या रहा है, चीजें किधर जा रही, किस तरह से चलने वाली हैं, और लोगों को क्या चाहिए, उस जनता को जिसकी ये बात कर रहे हैं। यानी लोगों को सामाजिक न्याय कैसे मिलेगा। मैं सामाजिक न्याय पार्ट 2 की बात कर रहा हूं। वो तभी मिलेगा जब सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और राजनीतिक तौर पे इन जातियों को लाभ मिलेगा। अब बिहार ने तो कराया था आर्थिक सर्वेक्षण, अब वो रिपोर्ट में क्या है वो तो बताया नहीं कि कितना % यादव आर्थिक रूप से मजबूत है और कितना % मुसहर मजबूत है। राजनीति में प्रोपोर्शनेट आबादी के कितनी भागीदारी उनकी हुई है, कितनी भागीदारी इनकी हुई है, वो भी नहीं अभी सामने आया है। पता नहीं इन्होंने कराया कि नहीं कराया, मुझे नहीं पता। लेकिन एक बड़ा ब्रह्मास्त्र बीजेपी के पास पड़ा हुआ है, और वो पड़ा है रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट जो राष्ट्रपति को सौंपी जा चुकी है। रोहिणी कमीशन ने इसी बात की छानबीन की है कि जातियां कितनी हैं और उन जातियों को किस तरीके के आरक्षण के लाभ मिले हैं। बीजेपी का ये ब्रह्मास्त्र इन तमाम दुकानें जो खोल के रखे हैं ओबीसी की, इसका एक मुफ्त काट होगी, और मुझे लगता है कि शीतकालीन सत्र में अगर मोदी जी उसे लागू कर देंगे या उसे एक्सेप्ट कर लेंगे, उसके बाद तस्वीर बदल जाएगी। ये चीजें बहुत 10 साल पुरानी, 15 साल पुराना नैरेटिव है जो ये लोग बता रहे हैं, बल्कि मैं कहूंगा 2001 के पहले के नैरेटिव है। और जो बात बार बार लोग कहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, ये मतदान में हो सकता है। आप संसाधनों की लूट आबादी के हिसाब से करेंगे तो जनसंख्या नीति की वाट लग जाएगी। फिर केरल और उत्तर प्रदेश में बड़ा ये छड़ेगा। जैसे लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में जो प्रोपोर्शनेट बढ़नी है और केरल में जो बढ़नी है परसीमन के बाद, डेटा उसका सामने आ चुका है। 200-250 सीटें उत्तर प्रदेश में होने जा रही, 234 के आसपास। केरल में सीटें बढ़ेंगी 20-25, क्योंकि उन्होंने आबादी को नियंत्रित कर रखा। और इसीलिए परसीमन में सीटें नहीं बढ़ी इतने दिनों तक कि आबादी का जो मामला है वो बहुत पेचीदा है।
अब ये जो नैरेटिव बना रहे हैं, सबको पता था बिहार में यादव ज्यादा है, और मैं बता रहा हूं उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पे जाटो है, नंबर 2 पे ब्राह्मण है, नंबर 3 पे यादव है, नंबर 4 पे क्षत्रिय है। जिस दिन जनगणना हो जाएगी सबको पता लग जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में सिर्फ 31 के हिसाब से 12 ऐसी जातियां हैं जिनकी आबादी 1% या उससे ज्यादा है, और अगर उसमें मुस्लिम ओबीसी जोड़कर मंडल के हिसाब से और हुकुम सिंह कमेटी के हिसाब से देखेंगे तो मुस्लिम हिंदू सब मिला के कुल 24 जातियां हैं जिनकी 1% ज्यादा आबादी है। बाकी सारी जातियां 1% से नीचे हैं, जो स्थिति आप बिहार में देख रहे हैं। 79 जातियां ओबीसी उत्तर प्रदेश में इंक्लूडिंग मुस्लिम, और 66 जातियां दलित हैं इंक्लूडिंग मुस्लिम खरीद उसमें नहीं है। तो ये जो चीजें हैं, इन सब चीजों का जो काट बीजेपी के पास है, बीजेपी मुझे लगता है बात क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट उसके हाथ में है। 6 साल तक कमीशन बना था, 6 साल तक उसने अध्ययन किया, अगस्त में ही राष्ट्रपति को सौंपा है, और वो रिपोर्ट बिल्कुल कान खड़े करने वाली है, और लागू होने के बाद पूरा जो पैटर्न है ओबीसी पॉलिटिक्स का बदल जाएगा। राहुल गांधी भी 20 साल पुरानी बातें कर रहे हैं, ये जो बात कर रहे हैं ये सब बात मुलायम सिंह कह के, लालू यादव कह के करके छोड़ चुके हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है। अब बात यह है कि इंपॉर्टेंट बात यह है कि सपा और कांग्रेस और जेडी आरजेडी ये सब एक पिच पे राजनीति कर रहे हैं, एक जैसी बातें कर रहे हैं। अब कोई फर्क नहीं है कांग्रेस आरजेडी में और समाजवादी पार्टी में। तो खतरा तो समाजवादी पार्टी और आरजेडी को कांग्रेस से है कि भाई ये हमारी ही पिच पे खेल रहे हैं, हमारे ही मुद्दों को उठा रहे हैं, तो हमारा क्या होगा। ये भी भविष्य की राजनीति का एक वहां से निकल के आएगा। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि रोहिणी कमीशन जो रखा हुआ है, जो राष्ट्रपति के पास मौजूद है, केंद्र सरकार जिस दिन एक्सेप्ट कर लेगी, और कर लेगी, इसलिए कर लेगी कि 1977 में बिहार में कर्पूरी ठाकुर ने लागू कर दिया था कोटा विद इन कोटा। उत्तर प्रदेश में 2002 से रिपोर्ट पड़ी हुई है हुकुम सिंह की, राघवेंद्र सिंह की कमेटी की रिपोर्ट पड़ी हुई है 2018-19 से। तो ये कोटा विद इन कोटा ही सामाजिक न्याय का पार्ट 2 का सही खेल है, और इस खेल को जो नहीं समझ रहे हैं, अब उसमें 2 बातें फिर हैं। एक तो सरकारी योजनाओं का लाभ किसको मिल रहा है, दूसरा उस लाभ का वास्तव में फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तीसरा उसका राजनीतिक निहितार्थ किसके फेवर में जाएगा। तो ये जो नैरेटिव ऑलरेडी मौजूद है कि बड़ी जातियां छोटी जातियों का शोषण कर रही हैं, नौकरियों में किसको ज्यादा हक मिला है। उत्तर प्रदेश में 1931 की जनगणना के हिसाब से 4.5% 5% कुर्मी है, 10% उनके विधायक हैं, 41 विधायक हैं। ठीक, ब्राह्मण 12% है, उनका भी 10% करीब विधायक है। ठाकुर 8-9% है, उनका भी करीब इतने ही विधायक है। ये बात तो है, ये तो दिखाई दे रही है। तो इस बात से जब आप डेटा लेके आएंगे तो जो 1% की जाति है जिसका इतिहास में कभी कोई विधायक हुआ ही नहीं, जातियों का नाम भी नहीं पता, और अगर जातियों के नाम पता भी हैं तो कोई उनका जिला पंचायत सदस्य भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो 1% वाले हैं। तो न्याय तो उनको मिलना है जो राजनीतिक रूप से जिनको 0 मिला, आर्थिक रूप से जिनको सिर्फ सरकारी योजना है वो भी मोदी के जमाने मिली, और शैक्षिक रूप से वो पैसे नहीं है उनके पास, तो उनकी पढ़ाई भी ठीक से नहीं होती। गांव के प्राइमरी स्कूल में जब तक पढ़े या हाई स्कूल इंटर किया और घर बैठ गया बच्चा। तो ये जो नैरेटिव है ये आगे चल के यही खड़ा होना है। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि नहीं हमारी आबादी ज्यादा है तो हम राज करेंगे, तो ऐसा नहीं। आबादी अब टुकड़ों में बढ़ चुकी है, जातियों में बढ़ चुकी है। ना हम दलितों को एक मुश्त देखते हैं। अगर दलित एक मुश्त होता, मायावती 21% दलित है उत्तर प्रदेश में, 13% मायावती कोट क्यों होता? कम से कम 18-20% होना चाहिए था। उनको 13% मिला और 12-13% ही उत्तर प्रदेश में जाटव है। तो सपा का 37% कैसे पहुंचा? भाई 10% यादव है, 18% मुसलमान हो गया, 28% यही वोट हो गया उनके पास। तो ये जो जानकारी लोगों के पास पहुंच रही है, जिसकी पुष्टि हो रही है जनगणना वगैरह से, तो मुझे लगता है कि लोग अपनी राजनीतिक जमीन है उसी को ठोक ठोक के कमजोर कर रहे हैं। और रोहिणी कमीशन बीजेपी के हाथ में ब्रह्मास्त्र रखा हुआ है, और हमें शीतकालीन सत्र तक देखना है कि अगर सरकार इसको लागू कर देगी तो ये सारा नैरेटिव ध्वस्त हो जाएगा और चीजें बदल जाएंगी। जी, महत्वपूर्ण टिप्पणी है। जो बात विजय जी कह रहे हैं कि विपक्षी दल 20 साल पुरानी सियासत कर रहा है और 20 साल पुरानी बातें कर रहा है, इंक्लूडिंग राहुल गांधी। लेकिन यही बात तो लालू यादव और जो मंडल की राजनीति करने वाले लोग हैं वो तो यही कह ही रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अजी हम तो 20 साल से यही कह रहे थे कि जब महिला आरक्षण बिल लाओ तो उसमें कोटा विद इन कोटा दो।
कांग्रेस आज आके इस मुद्दे पर हमारे साथ खड़ी हो रही है और कांग्रेस भी इस मांग का समर्थन कर रही है। वो तो कह ही रहे हैं कि हम तो 20 साल से कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना कराओ और हर जाति का जितना आरक्षण है उतना हमको दो। अब जाकर कांग्रेस हमारे इस मांग का समर्थन कर रही है। लेकिन जब पूरा विपक्ष इस बात को जान रहा है कि रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट उनके लिए घातक साबित हो सकती है, जैसा विजय जी कह रहे हैं, तो वो क्यों इतना सरकार को प्रेशराइज कर रहा है कि जाति का जनगणना करो और जाति के आधार पर आरक्षण लागू करो? क्योंकि वो ये भी तो कह रहा है कि आपको, जिसको विपक्ष कोट करता है कि सुदामा कोटा, ईडब्ल्यूएस आरक्षण जब आपको देना था तो आपने तुरंत संसद में उसकी व्यवस्था की और ईडब्ल्यूएस आरक्षण लेके चले आए। अब आपको जातिगत जनगणना कराना है, जातिगत आरक्षण करना है, तो आप क्यों इससे कन्नी काट रहे हैं या इस पर राय क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या आपको नहीं लगता है कि ये एक मजबूत अस्त्र है विपक्ष के हाथों में? और दूसरा बात यह कि रोहिणी कमीशन से क्या सरकार इस अस्त्र का काट खोज सकती है? अमीश देखें, कमीशन पहले भी बनते रहे हैं। आपको 1971 में बिहार में मुंगेरी लाल कमीशन बना था और 1978 में जब मंडल आयोग का 70 में गठन हुआ तो 78 में कर्पूरी ठाकुर ने मुंगेरी लाल कमीशन के जो फाइंडिंग्स थी उनको बिहार में लागू करके कोटा विद इन कोटा कर दिया था। कोटा विद इन कोटा क्या, कोटों का आरक्षण का वर्गीकरण कर दिया था। जहां तक राहुल गांधी का सवाल है तो साहब 2014-15 में आज नीतीश कुमार ने बिहार में जातिगत सर्वे कराया। मैं बार बार उसको जातिगत जनगणना इसलिए नहीं कहता हूं क्योंकि जनगणना कराने का आधार, उनका अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के पास है। और नीतीश कुमार सरकार ने इसको सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि साहब हम जातिगत सर्वे कर रहे हैं, जनगणना नहीं कर रहे हैं। तो 2014-15 में सिद्धारमैया मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कर्नाटक में 150 करोड़ रुपया खर्च करा के जातिगत सर्वे किया था। आज 10 साल हो रहे हैं, उन्होंने उसकी रिपोर्ट क्यों नहीं लागू की? अगर राहुल गांधी कह रहे हैं कि जातिगत सर्वे होना चाहिए, जनगणना होनी चाहिए, तो पहले उनको शुरुआत कर्नाटक से करनी चाहिए जहां पे उनके पास ऑलरेडी सर्वे होके रखा हुआ है, उनको उसकी सिर्फ रिपोर्ट जारी करनी है। अच्छा देखें, एक चीज होती है रियलिटी और एक चीज होती है हाइप, यानी एक वास्तविकता और दूसरा एक ढिंढोरा। वास्तविकता क्या है? आप देखें कि जब 1931 में आखिरी कास्ट सेंसस हुआ था, आखिरी जो एक जातिगत जनगणना हुई थी, उसमें तकरीबन 4000 जातियां निकली थी। लेकिन जब 2011 में मनमोहन सिंह सरकार कराती है और बड़ी मात्रा में ये सर्वे कराती है, और आप देखें कि उसको सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना यानी SECC, सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जिसे कहा गया, उसके लिए 4,500 करोड़ रुपए का बजट दिया गया। और उसके बाद जब आपने जनगणना करा ली तो आपको निकल के क्या है कि साहब 1931 में 4000 जातियां थी और 2011 में आपको निकल के आती कि आपके पास 46 लाख जातियां, 46 लाख। आप जरा फिर से अमीश भाई इसको समझिए, 1931 में केवल 4000 जातियां थी और जब मनमोहन सिंह सरकार ये सर्वे कराती है, जातिगत जनगणना कराती है 2011 में, तो 46 लाख जातियां निकल के आ जाती है। कहां से आ जाती है भाई? तो ये एक जाहिर सी बात है, कुछ समझ में आया कि ये सर्वे ठीक से नहीं हुआ था और ये जिसे कहना चाहिए जो जातिगत जनगणना जिसको नाम दिया जा रहा था वो प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं हुई थी। फिर आप देखिए नेशनल सैंपल कमीशन है, राष्ट्रीय नमूना आयोग, आप उनको देख लीजिए, उन्होंने दो बार अपनी फाइंडिंग्स दी है। उन्होंने पहली बार 1999 में 36% ओबीसी बताया और 2005 में आके उन्होंने 41% ओबीसी बताया। तो ये सब एक अलग अलग कमीशन है और अलग अलग रिपोर्ट्स है। जहां तक बात रोहिणी आयोग की है तो एक मोटी सी बात ये आती है कि भाई 27% अभी आपने देखा बिहार में पिछड़ा वर्ग निकला, 27% केंद्र सरकार में आपने देखा है। आप म्यूट पर हैं सर, आप म्यूट हो गए हैं। अनुपम सर आप म्यूट हो गए हैं। अनुपम सर में आपकी आवाज नहीं मिली, आप म्यूट हो गए हैं। आपको आवाज हमारी जा रही है? विजय सर आपको हमारी आवाज आ रही है? आप भी म्यूट पर है विजय सर। हाँ, आपकी आवाज आ रही है, वो म्यूट पर होगा। अनुपम जी आप जो बोल रहे थे सब म्यूट पर थे काफी देर से। म्यूट पर चला गया अनुपम सर आपका। मैं फिर से बता देता हूँ कि 27% आरक्षण बिहार में निकल कर आया ओबीसी का, सॉरी जाति का जनगणना के बाद संख्या, और आरक्षण भी इतना ही। इसके बाद आप म्यूट चले गए थे सर। नहीं, मेरी आवाज आ रही है अमीश? अभी अब आ रही है जी।
जी हाँ जी हाँ, मैंने म्यूट नहीं किया था, कुछ टेक्निकली हो गया होगा, मैं तो म्यूट कर ही नहीं सकता, दूर रखा फोन। बहरहाल मेरा कह 27% आपका पिछड़ा वर्ग निकल के आया, 36% आपका अति पिछड़ा वर्ग निकल के आया। अब आप केंद्र सरकार में जब 27% आरक्षण देखते हैं तो ये जो 27% पिछड़ा वर्ग है वो तकरीबन इसको पूरा का पूरा ले लेता है, स्क्वीज कर लेता है। जो 36% अति पिछड़ा वर्ग है वो आपको इस आरक्षण के लाभ से, 27% ओबीसी आरक्षण के लाभ से पूरी तरह आपको बरी नजर आता है कि आप रोज को छू भी नहीं पाते। तो इसके चलते अब ये रोहिणी आयोग की बात लगातार हो रही, क्योंकि रोहिणी आयोग का जो काम था, पहला काम ये देखना था, उनके 3 काम थे, जिनके जो पहला काम था ये देखना था कि साहब जो पिछड़ों को आरक्षण दिया गया है उसमें से किन पिछड़े के जितना आरक्षण है 27% है या राज्यों में अलग अलग प्रतिशत, तो उनमें कितनी जातियों को लाभ हो रहा है और कितनी जातियां इससे एकदम वंचित जा रही है। तो एक जो मोटी बात निकल के आई है आज जातिगत सर्वे में बिहार से कि जो 36% अति पिछड़ा वर्ग है, इनको आप किसी भी नौकरी और किसी भी आरक्षण में इनका प्रतिनिधित्व नहीं देखेंगे। तो ये एक बड़ी बात है जो रोहिणी आयोग के माध्यम से सामने आएगी, और आज भी सामने आई है और आगे भी सामने आएगी। तो मेरा अपना मानना है कि हाँ ठीक है, देखिए रोहिणी आयोग को इन लोग अगले पार्लियामेंट सेशन में, विंटर सेशन में लाते हैं नहीं लाते हैं, लेकिन जिस तरह उन्होंने राष्ट्रपति के पास साइन करने भेज दिया, उससे लगता है कि अगले सेशन में हम रोहिणी आयोग को आते देखेंगे। और मैं फिर से कह रहा हूं, इस बात को समझ लें अमीश भाई, कि पिछड़ा वर्ग जातिगत जनगणना को लेके जो सबसे ज्यादा मुखर जो लोग आपको नजर आ रहे हैं, तेजस्वी यादव आपको नजर आए, अखिलेश यादव आपको नजर आए, और अभी आपने अनुप्रिया पटेल से भी कहला लिया, लेकिन ये वो जातियां हैं जिनको जातिगत जनगणना के चलते भी जो जातियों का वर्गीकरण होगा, उसके बाद जो आरक्षण का वर्गीकरण होगा, जिसको सबसे पहले मैं दोहरा रहा हूं कि 1971 में मुंगेरी लाल आयोग बना था और 1978 में कर्पूरी ठाकुर ने लागू कर दिया था, और जिसको अब रोहिणी आयोग नए सिरे से परिभाषित तो लागू करने जा रहा है। मैं मान के चलता हूं कि जो आपको सबसे मुखर आवाज नजर आ रही है वो इसमें सबसे ज्यादा जिसे कहना चाहिए घाटे और परेशानी के शिकार होंगे। अमीश जी, आपका मतलब है कि ये मंडल की पॉलिटिक्स करने वाली पार्टियां इसमें घाटे। हालांकि कुमार अभिषेक, मैं आपसे सवाल लेता हूं, हालांकि रोहिणी आयोग को लेकर भी जी एक सवाल आप मुझसे ले लीजिए, फिर कुमार से लीजिए। मैं निकलना, मुझे ठीक है विजय जी, क्योंकि आप ही की बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ कि रोहिणी आयोग की बात आपने की और आपका कहना है कि वो लेकिन ज्यादातर जो ओबीसी में जो प्रभावशाली जातियां हैं वो भी तो बीजेपी का वोटर है ना। चाहे आप कुर्मी, यूपी के अंदर कुर्मी अपना दल की वजह से बीजेपी का वोटर है, यूपी और बिहार को छोड़ दीजिए तो यादव जो है वो हरियाणा जैसे स्टेट में या दूसरी जगहों पर बीजेपी को वोट देते हैं, और जाट जो है वो बीजेपी को वोट देते हैं, जो कि यूपी में ओबीसी में आते हैं, गुर्जर बीजेपी को वोट देते हैं। तो वो सब जातियां ओबीसी की जो फायदा उठा रही हैं रोहिणी आयोग के मुताबिक, वो भी तो बीजेपी का वोटर है ना। तो बीजेपी को वहां से मुश्किल नहीं होगी कि रोहिणी आयोग की रिपोर्ट को लागू करने में। नीरज जी, मंडल आयोग लागू होने के बाद पहली बार बहुमत से सरकार सपा की बनती है 2012 में और बसपा की बनती है 2007 में, यानी कि इतना लंबा वक्त गुजर गया। और जब सपा और बसपा की सरकार बहुमत की बन गई, उसके बाद जो चंक था दलित और पिछड़ों का, ये जातियों में विभाजित हो गया, और वो विभाजन का पूरा लाभ और नाराजगी, अति दलित बसपा से नाराज हुआ, अति पिछड़ा सपा से नाराज हुआ, और वो सारा वोट में ट्रांसलेट हो गया 2014 में नरेंद्र मोदी के साथ। इसके बाद नरेंद्र मोदी जी ने योजनाएं शुरू की इनके लाभ के लिए, और वो योजनाएं डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से या दूसरे तरीके से कम करप्शन में इन लोगों तक पहुंची और इन लोगों को बेनिफिट मिला, और इनका एक भरोसा मोदी जी में आ गया। इसलिए 19 में सपा बसपा आरएलडी के अलायंस को भी ध्वस्त कर दिया भाजपा ने। देखिए, ये जो बड़ी जातियां हैं, इनके खिलाफ छोटी जातियों की एक गोलबंदी हो रही। पहले जो गोलबंदी सवर्णों के खिलाफ इन लोगों ने किया था, पिछड़ों और दलितों ने, अब वही गोलबंदी यादव, कुर्मी और इस जैसी बड़ी जातियों की गोलबंदी हो रही है। और इस गोलबंदी में चूंकि कुर्मी समुदाय सबसे ज्यादा बीजेपी को वोट करता है, इसलिए न हुकुम सिंह कमेटी लागू हो पाई, न राघवेंद्र कमेटी की रिपोर्ट आ पाई। लेकिन इनके पास जो सर्वे है, नंबर 1 पे कुर्मी समाज को सरकारी नौकरियां मिली हैं सबसे ज्यादा आरक्षण के तहत, और नंबर 2 पे यादव समाज को मिली है। पुलिस महकमे में नंबर 1 पे यादव समाज को मिली है।
कुछ उसमें पेचीदगियां हैं, इसमें दो राय नहीं है। ऐसा नहीं इनका कोटा पूरा साफ हो जाएगा। जो राघवेंद्र सिंह कमेटी ने रिपोर्ट दी थी वो शायद 5% या 8% इनके लिए फिक्स करने की बात थी और बाकी शेष 3 हिस्सों में बांटने की बात की उन्होंने। एक अति पिछड़ा, एक सर्वाधिक 7% इनके लिए फिक्स करने की बात थी। हाँ, 5% इनके लिए फिक्स करने की बात थी। तो ऐसे ही हुकुम सिंह कमेटी ने रिपोर्ट किया था। हुकुम सिंह कमेटी में भी ऐसे ही रिपोर्ट है कि 3 हिस्से में बांटिए, पिछड़ों को दीजिए, और उन्होंने एक जाति यादव को रखा था हुकुम सिंह ने, इन्होंने 2 जातियों को रखा है राघवेंद्र कमेटी ने, जो अभी सार्वजनिक नहीं हुई है। लेकिन जो रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट है, एंटायर इंडिया की रिपोर्ट है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि पूरे तौर पे लागू हो जाए, पहले एक्सेप्ट कर लेंगे, अब एक्सेप्ट करने के बाद चुनाव हो जाएंगे, चुनाव होने के बाद फिर लागू करने के लिए फार्मूला तलाश कर लेंगे। इनका ऐसा नहीं है कि हक पूरी तरह से मारा जाएगा। और ओपन कोटा तो है ही ना। जब आप सामाजिक न्याय की लड़ाई में आगे आ गए, फ्रंट फुट पे आ गए, अब यादव और कुर्मी समाज कहीं से भी, सामान्य जो सवर्ण समाज है उससे कहीं से भी कमजोर है। आप सर्वे करा लीजिए तो ज्यादा आर्थिक समस्या आपको ब्राह्मणों में मिल जाएगी, यादव और कुर्मी में उतनी नहीं मिलेगी। अगर सच्चर कमेटी की तरह रिपोर्ट कोई छानबीन करा ली जाए तो ये बराबर इक्वल हैं। और एक कभी एक बार ट्विटर पर ट्रेंड भी किया, यादव कुर्मी को बाहर करिए इस आरक्षण की सुविधा से। तो एक नई तरीके की मांग भी हो रही है। दुनिया और देश बदल रहा है और हमारा जो सोशल मीडिया है ये भी लोगों को बहुत तेजी से बदल रहा है। लोग इस चीजों को समझ रहे हैं और जान रहे हैं। आप खाली अब लोगों में एक्सेप्टेंस भी बढ़ गया है कि अगर कोई नया बदलाव होगा तो थोड़े से प्रतिरोध और विरोध के बाद अब उस तरह से विरोध नहीं होगा कि कोई गोस्वामी नाम का लड़का शरीर को आग जला लेगा। अब वो जमाना चला गया, चीजें बहुत बदल रही हैं और लोग एक्सेप्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और ये है अपलिफ्टमेंट के लिए, परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। और जो लोग बात कर रहे हैं महिला आरक्षण के लिए, तो सवाल वहां ये भी है ना कि पुरुष आरक्षण क्यों नहीं है। भाई, पुरुष बिना आरक्षण के पुरुष चुने जा रहे हैं तो महिला भी चुनी जा रही है। जब आबादी आपकी इतनी ज्यादा है तो फिर आपको चुनाव में आरक्षण जरूरत क्या? फिर तो आप अपने वोट से जीत के आ सकते हैं। ओबीसी की जहां तक बात है कि ज्यादातर ओबीसी जीत के आ जाएंगे, तो ये लॉजिक भी इनकी चलती नहीं है, पैरामीटर पे खरी नहीं उतरती। मेरा ऐसा मानना है कि जो अति पिछड़ों का मूवमेंट यूपी में है या जो अब बिहार में दिखाई देगा, वो चुनाव को बहुत ज्यादा प्रभावित करेगा। छोटी जातियां जिनकी आबादी 1% से कम है वो गोलबंदी करेंगी, उनके नेता एकजुट होकर एक जगह बैठेंगे। जैसे उत्तर प्रदेश में राजभर और निषाद जैसी पार्टियां 20 साल में निकल के उभर के सामने आई हैं और आज उत्तर प्रदेश की सेंट्रल पॉइंट बनी हुई हैं, ये प्रवृत्ति और बढ़ेगी। जैसे कुशवाहा समाज है, मौर्य समाज है, इन्होंने जातियों का चंक बनाया है। गिनती तो मौर्य की एक जगह हुई है, लेकिन उनके साथ साक, कुशवाहा और दूसरी जातियां इकट्ठा होके कह रहे हैं नहीं नहीं हम तो 14% है। भले ही उनकी 3% 2% आधा % के जैसे गिनती है, लेकिन जब उनके नेताओं से बात करिए तो कहेंगे हम इतना है। तो कैसे हैं ये जातियां? हम एक ही जैसे कैरेक्टर के हैं तो हम लोग एक साथ हैं। ये चीजें एक नए ट्रेंड में आ रही हैं। मैं वही कह रहा हूं, लोग अभी 20 साल पहले की राजनीति कर रहे हैं। सतह के नीचे बदलाव दूसरी तरीके से हो रहा है। वो फर्मेंटेशन जो हो रहा है वो अपने अपलिफ्टमेंट के लिए है, जो बहुत छोटी छोटी आबादी वाली जातियां हैं जिनको बड़ी जातियों से अपने संसाधनों को बचाए रखने का खतरा महसूस हो रहा है। जी बिल्कुल, विजय जी ने काफी महत्वपूर्ण बात की और काफी विस्तार से समझाया है कि ये मसला शायद उतना सीधा नहीं है जितना नजर आ रहा है। लेकिन बिहार में जातिगत सर्वे, जैसा कि अनुपम जी ने कहा कि जनगणना नहीं है, ये सर्वे है, जातिगत सर्वे के आंकड़े जारी करके एक पिटारा जरूर खोल दिया है। और अगर पॉलिटिक्स में परसेप्शन भी कोई चीज है जो कि वाकई बहुत बड़ी चीज है, तो उसमें फिलहाल विपक्ष बीजेपी को लगातार घेर रहा है। शायद अभी विपक्ष की तरफ से जनता के अंदर जो संदेश जा रहा है वो ये कि भैया ये ओबीसी का आंकड़ा कोई चीज है जिससे बीजेपी बच रही है और विपक्ष हमें देना चाहता है। अब ये एक परसेप्शन विपक्ष की तरफ से बनाया जा रहा है। रोहिणी कमीशन जिसकी विशेष सत्र में भी लाने की बात थी, चर्चा थी, क्या वो शीतकालीन सत्र में आता है? और अगर रोहिणी कमीशन भी आता है तो फिर वो ओबीसी और एमबीसी के आंकड़ों का एक नया पिटारा खोलेगा और नई तस्वीर हमारे सामने लाएगा। कुल मिलाकर जातिगत जनगणना का ये जिन अब बोतल से बाहर निकल चुका है और 2024 के लोकसभा चुनावों तक इस पर लगातार राजनीतिक गतिविधियां तेज होंगी। विपक्ष अपना दबाव बनाएगा और बीजेपी के सामने ये चुनौती होगी कि वो इस पर काउंटर अटैक कैसे करती है। यूपी तक की निगाह इन तमाम गतिविधियों पर बनी रहेगी। हम अपने
एक्सपर्ट्स के जरिए, जानकारों के जरिए आप तक इन गुत्थियों को सुलझाने की कोशिश करते रहेंगे। आज कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए अनुपम मिश्रा जी, विजय उपाध्याय जी, कुमार अभिषेक, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का आभार। हमने आपसे YouTube पर एक सवाल पूछा था, देखिए वहां पर तो सीधा सीधा YouTube पर जो लोग हमें देख रहे हैं, हमने पूछा था जातिगत जनगणना की राजनीति का किसे फायदा होगा, INDIA यानी इंडिया गठबंधन को या फिर NDA गठबंधन को। 85% लोग जो हमें YouTube पर देख रहे हैं उनका जवाब है कि इसका फायदा इंडिया गठबंधन यानी विपक्ष के गठबंधन को होगा। आज कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए हमारे तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, दर्शकों का आभार। आज के लिए नमस्कार।